हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सिंपल सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या हो, सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो। मतलब सेक्स का इन्वॉल्वमेंट का मतलब जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब कि एक बॉडी के अंदर तो मेल ऑर्गन होंगे, एक बॉडी के अंदर क्या होंगे, फीमेल ऑर्गन होंगे। जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे अंदर मेल फीमेल दोनों के सेपरेट है, यूनिसेक्सुअल है हम। कुछ के अंदर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ये बात समझ में आई। इसके अलावा बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफी इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और क्या है, स्लो प्रोसेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन से लेकर, ठीक है, एक फीटस बनने तक की काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कैसे? सबसे पहले तो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन कौन सा वाला होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर मियोसिस के अंदर हमने, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होगी। तो ये सारा किसके अंदर है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम वाली बात है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फिर गैमेट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, फिर उसको फ्यूजन करना है। फिर फ्यूजन होने के बाद, फ्यूजन का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा। तो काफी लंबी क्या हो गई, ये प्रोसेस हो गई। तो लंबी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और काफी इसमें स्लो प्रोसेस भी है। एक बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो काफी बैक्टीरिया काफी कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने जैसी डॉटर बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टाइम ड्यूरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम होती है कंपेरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये चीज मैंने आपको बताई कि भाई ये सारी चीज किसके अंदर देखने को मिल रही है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल रही है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा माना जाता है। कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी जो हायर प्लांट और एनिमल्स होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट और एनिमल्स होते हैं, वो किसको प्रीफर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसका एक रीजन ये है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से मैंने बताया कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या हो रहा है, जेनेटिक जीन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो वहाँ एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो, कैरेक्टर चेंज हुए। तो धीरे धीरे अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती जाती है तो कई सालों बाद क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, नई स्पीसीज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और जहां वेरिएशन आएंगे वहां चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, सर्वाइवल के, ठीक है। तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएशन बढ़ गए। वेरिएशन क्यों हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आते, काफी कम वेरिएशन आते हैं कंपेरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ स्पान के अंदर। जब मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर लाइफ स्पान की मैंने 4 फेजेस बताई थी। यहाँ पर हम वापस उसके बारे में थोड़ा वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो फेज होती है लाइफ स्पान की, क्या है, बोर्न, ठीक है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। सेकंड स्टेज की हम बात करेंगे यहाँ पे, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब सिंपल सा मीन है कि बोर्न से लेकर मेच्योरिटी के पहले वाली जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल। मेच्योरिटी का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाली जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल, जिसके अंदर डेवलपमेंट, ग्रोथ वगैरह सारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता रहता है। तो इसी वजह से हम जुवेनाइल फेज को इस तरह से बता सकते हैं कि मार्क्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि भाई मैं वो फेज हूं कि मेरे बाद अब कौन सी फेज आने वाली है, रिप्रोडक्टिव फेज आने वाली है। मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा कि ये क्या है, एक मार्किंग है कि मेरे बाद कौन आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। समझ में आया चीज। तो जुवेनाइल फेज सिंपल सा है
कि बोन से लेकर मैच्योरिटी के पहले वाली जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। उसके बाद हम डिटेल में जो बात करने वाले हैं वो है मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। इट्स मीन कि ऑर्गेनिज्म अगर कैपेबल हो जाता है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी फेज को काफी डिटेल में समझाया गया है, इसके कई एग्जांपल लिए गए हैं। सबसे पहले प्लांट के बारे में बताया गया है, फिर एनिमल के बारे में मैच्योरिटी फेज को समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स की। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो जुवेनाइल फेज होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान क्या है, डिफरेंट है। अब लाइफ स्पान डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो उनके अंदर उसकी लाइफ के अंदर होने वाली जो ये फेजेस है वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट का मतलब कि उनके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। समझ में आया ये चीज, नहीं आया, देखो समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम प्लांट्स को लाइफ स्पान के बेसिस पे क्या किया है, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। ठीक है, 3 कैटेगरी हो गई, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल 1 साल जिसकी लाइफ स्पान होगी, बाइनियल 2 साल जिसकी लाइफ स्पान होगी, पेरेनियल जिसकी 2 साल से ज्यादा क्या होगी उसकी लाइफ स्पान होगी। तो क्या तीनों के अंदर ये जो फेजेस है वो तीनों के अंदर सेम टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे आएगी? हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल के अंदर जिसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाएगा उसकी जो जुवेनाइल फेज है, और जिसका 2 साल में कंप्लीट होने वाला है उसकी जो जुवेनाइल फेज है, ठीक है, या उसकी रिप्रोडक्टिव फेज है, वो क्या होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम वीट का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 3 एग्जांपल दे रखे हैं, मैरीगोल्ड, वीट और एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हारे मैरीगोल्ड, वीट और एक एग्जांपल राइस का दिया हुआ है जो कि क्या है, एनुअल प्लांट है। ठीक है, तीनों के अंदर जब फ्लोरिंग आती है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन वो है 3 मंथ। सोइंग ऑफ सीड से लेकर उनके अंदर फ्लोरिंग कब आएगी, सोइंग ऑफ सीड से लेकर 3 महीने बाद उनके अंदर क्या होगी, फ्लोरिंग आएगी। ठीक है, ये तो एनुअल प्लांट की बात होगी। कुछ एग्जांपल कोकोनट और मैंगो के एग्जांपल दे रखे जो कि पेरेनियल प्लांट है। ठीक है, इनके अंदर जो फ्लोरिंग स्टार्ट ही कब होती है, 5 से 6 या 7 साल बाद इनके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट होती है। फिर ये फ्लोरिंग जो है इनके अंदर क्या हो जाती है, सीजनेबल हो जाती है। सीजनेबल का मतलब हो गया कि भाई हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो मैंगो का जो प्लांट है पहले सीड उसका हम डालेंगे, उसके बाद वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जुवेनाइल फेज को पहले वो कवर करेगा, उसके बाद उसके अंदर फ्लोरिंग आना स्टार्ट होगी। जब एक बार उसके अंदर फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो गई तो उसका मतलब उसके अंदर कौन सी फेज स्टार्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो क्या हो जाएगी, सीजनल हो जाएगी। कि हर सीजन के अंदर इसके अंदर क्या होंगे, हर सीजन में क्या होंगे, फ्लोर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, और फ्रूट्स आने के बाद फिर वो जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद वापस से क्या होगा, नेक्स्ट सीजन के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी इनके अंदर। तो पेरेनियल प्लांट के अंदर ये होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी वजह से ये बोला जाता है। अब दूसरी बात ये है कि जो एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम ये जो उनकी लाइफ स्पान की जो फेजेस है उनको आराम से नोटिस कर सकते हैं। क्लियर कट हम देख सकते हैं कि हाँ ये इसकी जुवेनाइल फेज है, हाँ ये इसका क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। ठीक है, ये चीज इन फेजेस को हम आराम से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि उनका लाइफ स्पान काफी छोटा है और हमारे सामने उनको आराम से देख सकते हैं कि ये इसकी ये फेज है, ये इसकी ये दूसरी फेज है, ये इसकी तीसरी फेज है। ठीक है, वीट के अंदर बात करते हैं कि उसको बोन से लेकर वो जब उसको उसके जो सीड हमने सोइंग की उसके बाद 3 महीने बाद उसकी फ्लोरिंग आ गई। फ्लोरिंग आने के बाद हमें पता चल गया कि जैसे ही फ्लोर आए तो उसके अंदर क्या हो गया, हमें पता चल गया कि इसके अंदर कौन सी फेज आ गई, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। हाँ, एक बात और याद रखनी है कि किसी भी प्लांट के अंदर हमें कैसे पता चले कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है। सिंपल सा इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, कि अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई है इसका मतलब वो प्लांट किस फेज के अंदर एंटर कर चुका है, वो मैच्योरिटी फेज के अंदर एंटर कर चुका है, वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि फ्लोरी तो क्या होते हैं, किसी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि किसी भी प्लांट की अगर बात करते हैं और किसी प्लांट के अंदर हम मेल और फीमेल ऑर्गन की बात करते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोर के अंदर ही होते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लोर आ गए तो इसका मतलब प्लांट कौन सी फेज में चला गया, मैच्योरिटी फेज में। आ गया बात समझ?
तो इस तरह से हमने बात की कि भाई जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट प्लांट, उनका लाइफ स्पान क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। इसी वजह से उनके अंदर लाइफ फेजेस के अंदर, उसकी जो लाइफ फेजेस होती है उनके अंदर क्या हो सकती है, वेरिएबिलिटी होती है। यहाँ पर और भी एग्जांपल दे रखे हैं फ्लोरिंग के। कुछ प्लांट, जैसे मैंने वीट का मैंने एग्जांपल बताया कि वीट के अंदर क्या होता है, 3 मंथ के अंदर फ्लोरिंग हो गई। मैंगो का मैंने बताया कि 5 से 6 साल बाद उसके अंदर फ्लोरिंग हो जाती है, फिर सीजनल लेवल स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लाइफ में एक बार फ्लोरिंग होती है, जैसे बम्बू। बम्बू के कुछ स्पीसीज हैं, बैम्बू की कुछ स्पीसीज है जिनके अंदर क्या होता है, 50 से 100 साल में, 15 to 100 ईयर ओनली वंस अ टाइम उनके अंदर क्या होती है, फ्लोरिंग होती है। ठीक है, एक ही बार उनकी लाइफ में, एक ही बार उनके अंदर फ्लोरिंग होती है। फ्लोरिंग होने के बाद उनके अंदर क्या होते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और उसके बाद क्या होता है उनके अंदर, वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, स्ट्रोबिलेंटस, स्ट्रोबिलेंटस, स्ट्रोबिलेंटस गुंथियाना। एक और एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रोबिलेंटस गुंथियाना। ये ऐसे प्लांट है जिनके अंदर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इंटरेस्टिंग। 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है इनके अंदर, और इनके अंदर जो फ्लोर है वो ब्लू कलर के फ्लोर आते हैं। इसी वजह से इनको हिंदी में बोलते हैं अपन, हिंदी में जिनको बोलते हैं अपन बोलते हैं नीला पुरंजी। हिंदी में बोलते हैं नीला पुरंजी। एक्चुअली में हिंदी नहीं है ये, कनाडा या केरला का कोई वर्ड है नीला पुरंजी, क्योंकि ये जो फ्लावर होते हैं वो उसी साइड, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उस साइड ये फ्लावर देखने को मिलता है। ठीक है, ये और जो लास्ट टाइम देखने को मिले थे, हमें मिले थे 2006 में, सितंबर अक्टूबर 2006 में ये देखने को मिले थे। 2006 से प्लस 12 करें तो 2018 में ये फ्लोर में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में है कि ये प्लांट जो है, इन प्लांट के अंदर 12 साल के अंदर एक बार क्या होती है, फ्लोरिंग होती है। तो यहाँ डिफरेंट प्लांट की जो स्पीसीज है, डिफरेंट प्लांट की जो स्पीसीज है, उनका लाइफ स्पान डिफरेंट है, और लाइफ स्पान डिफरेंट है तो उनकी जो लाइफ स्पान की जो फेजेस है वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे फ्लोरिंग की हमने फेजेस देखी, रिप्रोडक्टिव फेजेस देखी, जो जिनकी क्या है, डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट हम फेजेस यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी प्लांट्स की बात। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स की। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि एनिमल्स के अंदर क्या आ चुकी है, रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है। जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की, हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो मैच्योरिटी फेज है, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, वो कब स्टार्ट हो जाती है। फीमेल के अंदर तो 11 to 12 ईयर के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है, और मेल के अंदर 13 to 15 ईयर के बिटवीन ये क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। हम कैसे माने कि ये मैच्योरिटी फेज स्टार्ट हो चुकी है ह्यूमन बीइंग के अंदर? तो कुछ कैरेक्टर्स है जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, उनके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या हो चुकी है, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है, उनकी साउंड पिच क्या होती है, लो हो जाती है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा मैच्योरिटी आना। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का मतलब उसके अंदर क्या स्टार्ट हो चुका है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब वो कौन सी फेज में एंटर कर चुकी है, वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर चुकी है। इसका मतलब कि वो क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। उसी तरह से मेल की हम बात करें, मेल के अंदर क्या है, मस्टेक का आना, बियर्ड का आना, ब्रॉड शोल्डर का ब्रॉड होना, आवाज का भारी होना। ठीक है, ये सारे किसके कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल के। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो हमें बताते हैं कि जो मेल या फीमेल है वो क्या हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो गई ह्यूमन बींग्स की बात। अब मैंने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब क्या होता है, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो फीमेल प्लेसेंटल मेमल्स होता है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी फीमेल के यूट्रस में पाई जाती है, और यूट्रस में पाई जाती है जो कि एम्ब्रियो या फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, प्लेसेंटा जो है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब किसी फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ फेजेस हैं, उसके अंदर कुछ उसको कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। ब्लीडिंग फेजेस है, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेजेस है, फॉलिकल फेजेस है। तो ये इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारा 4th चैप्टर है उसके अंदर इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी सिंपल सा मीन हम ये मान सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई तो उसका मतलब वो कौन सी फेज के अंदर एंटर कर चुकी है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर वो एंटर कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, दूसरा ओएस्ट्रस साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वही बात हम करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन डिफरेंट है, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसका जो ड्यूरेशन है वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। किसी के अंदर सीजनल रिप्रोडक्शन होता है तो किसी के अंदर रेगुलर रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे सीजनल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सीजनल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो उनके अंदर जो साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल का मतलब ये होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तो क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होती है, इसमें अंदर ओव्यूलेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन के टाइम फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और सारा ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। देखिए ओस्ट्रस साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम जो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो गई है उस एंडोमेट्रियम को क्या कर लेते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ब्लीडिंग नहीं आती है बॉडी से बाहर। ओस्ट्रस साइकिल के अंदर फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये हो गया। ठीक है, और जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, मतलब हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है। जबकि ओस्ट्रस साइकिल जो होती है वो लाइफ वो जब एनिमल अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव महसूस करता है, सेक्सुअली एक्टिव जब एनिमल होता है उसी टाइम का होता है ओस्ट्रस साइकिल होती है। ये ओनली 12 to 24 आवर्स की होती है। ठीक है, मतलब ओस्ट्रस साइकिल किसी एनिमल के अंदर, किसी फीमेल के अंदर आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो किसके लिए तैयार है, रिप्रोडक्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए वो क्या है, तैयार है। ये दो मेन डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल के बीच में। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स के अंदर भी क्या होगा कि लाइफ स्पान के अकॉर्डिंग उनका जो ये डिफरेंट फेजेस है क्या होगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये समझ में आया ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं यहाँ पर कि जो सीजनल ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या करेंगे एनिमल्स, अपने एनिमल्स क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। एक कुछ एग्जांपल यहाँ पर जैसे पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल दे रखा है कि जनरली जो नेचुरली, जैसे हम बात करते हैं चिकन की बात करते हैं, तो जो चिकन होते हैं वो नेचुरली एक साल के अंदर कम से कम एक साल से मैक्सिमम 15 से 20 एग लेइंग करते हैं। लेकिन जो पोल्ट्री फार्म में जो चिकन होते हैं उनको इंड्यूस करवाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सके, एग्स दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या, हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है, इसको इंड्यूस करवाया जा रहा है। तो एक तरह से ये जो चीज है इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो क्या हो गया, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। एनिमल्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये चीज गलत है, उसका हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उन एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल्स की बात। नेक्स्ट जो है हमारी क्या है, नेक्स्ट जो फेज आती है वो क्या है, डेथ।
सॉरी डेथ के पहले की फेज है हमारी एजिंग। एजिंग का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद अब एनिमल क्या करेगा या ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। ठीक है, स्लो होने के बाद उसका जो वर्किंग ऑफ बॉडी है, उसका जो पूरी उसकी जो सेल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वीक होती जाएंगी। तो धीरे धीरे वो कौन सी फेज की तरफ बढ़ता जाएगा, एजिंग और सेनेसेंस फेज की तरफ, और ये फेज उसको फिर लास्ट में कहाँ लेके जाएगी, डेथ तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारे में बात की, जिनमें 4 फेजेस को हमने अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्यूरीज हो तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और ज्यादा, जो नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में, इसकी इवेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।